Very good morning, students. Welcome to the class. Today we will cover DG for your history, chapter number 3, rise of uh, and नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका. ठीक है, इसको हमने क्लास में स्टडी किया था. नाजिज्म जो है किस तरीके से फैल रहा था और हिटलर ने जो है किस तरीके से लोगों पे ज्यादती करी थी. क्या करता था वो? गैस के चैम्बर में लोगों को डाल देता था. ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी. क्लियर है? अब हम जो है हमने वेमिनार रिपब्लिक के बारे में भी स्टडी की थी कि किस तरीके से वो लोग जो है डेमोक्रेसी लेके आना चाहते थे. ठीक है, कंट्री के अंदर, लेकिन वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उस समय में जो है डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म नहीं थी. लोग नहीं चाहते थे कि उनकी कंट्री में डेमोक्रेसी है. और इकोनॉमिक क्राइसिस इन द वेमिनार रिपब्लिक, इसको भी हम स्टडी कर चुके हैं. तो ये दोनों डीजी आज की क्लास में हम कवर करेंगे. ठीक है, विजिबल है? दिख रहा है? Nazi rule in Germany, one of the most famous periods of history, when Hitler and his Nazi party were in power. The rise of Nazi Germany can be traced back to the... देखो नाजी क्या था? हिटलर कहाँ का जो है रूलर था? जर्मनी. ठीक है, जर्मनी का एक बहुत ही ज़्यादा जो है क्रूर तानाशाह रूलर था, जो कि हिटलर तो कहते हैं ना, एग्जाम्पल भी देते हैं कि हिटलर जैसा है. हिटलर जैसा मतलब बहुत ही क्रूर है, बहुत ही निर्दयी है. ठीक है, तो जर्मनी का जो ये रूलर था, तो इसके टाइम में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी जो कि लोगों की इमेजिनेशन से भी बाहर थी. कितना ज़्यादा मतलब ये लोगों को टॉर्चर करता था. ठीक है, और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ग्रुप को ये करा करता था. पूरे पूरे ग्रुप, जो एक क्लास होती थी उसको वाइप आउट कर देते थे. पढ़ा था ना हमने चैप्टर में. ठीक है, German experience at the end of the First World War. Do you know what this experience was? Germany, the nation of Aryan. The nation that was destined to dominate 20th century Europe had lost the First World War alongside the Austrian Empire and Turkey and against the Allies. All joined the war enthusiastically. अलाइज कंट्रीज हमने देखी थी. कौन कौन सी थी? फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया. अब जर्मनी क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था. उसने शुरुआत तो बहुत एंथुजियाज्म से करी थी, बड़े ही जोर शोर से करी थी, लेकिन इन अलाइज कंट्रीज के हाथों वो उसको जो है हार का सामना करना पड़ता. उसके बाद क्या हुआ था? $1 की जगह ट्रिलियन. हाँ, एक मतलब जर्मनी में क्या था, लोग इतने ज़्यादा मतलब परेशान थे इस बात से, लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी. और धीरे धीरे इतनी ज़्यादा आर्थिक मंदी यहाँ पे आ गई थी. पढ़ा था ना हमने कि किस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे. एक रोटी के लिए. हाँ, बहुत सारे पैसे उनको सिर्फ खाने के लिए, एक रोटी के Hoping to लिए gain देने for a पड़ते. quick victory. Little did they realize that the war would drag on, eventually draining Europe of all its resources. Germany made initial gains by occupying France and Belgium. तो शुरू में क्या था? But the Allied फ्रांस और बेल्जियम को जीत लिया था. किसने? जर्मनी ने. शुरुआत में तो उसको जीत मिली थी. ठीक है, लेकिन क्या था, इस युद्ध में उसके इतने सारे रिसोर्सेज लग रहे थे, तो सभी के लगते हैं. ठीक है, इतना ज़्यादा इन्होंने पैसा इसमें लगा दिया था क्योंकि लोग भी जाते हैं, खाना भी पहुंचाना होता है, और हथियार भी होते हैं, पैसा भी लगता है. ठीक है, तो इनिशियली तो इसने यहाँ पे जीत हासिल कर ली थी, लेकिन बाद में was हारता चला strengthened गया. by US entry in 1917. The Allies won the war, defeating Germany and the Central Powers. The Allies and Germany signed an armistice, an act that officially ended the war. Kaiser Wilhelm II abdicated and moved to Holland. Do you know who Kaiser Wilhelm was? Kaiser Wilhelm was the dictator of Germany who ruled Germany from 1888 to 1918.
डिक्टेटर होते हैं तानाशाह। Nazi rule in Germany, one of the most famous periods of history, when Hitler and his Nazi party were in power. The rise of Nazi Germany can be traced back to the German experience at the end of the First World War. Do you know what this experience was? ये हमने चैप्टर में पढ़ा ना कि क्या ऐसे एक्सपीरियंस थे जर्मनी के जिसकी वजह से नाजी जो है यहाँ पे, जो नाजिज्म है वो यहाँ पे शुरू हुआ था, किस तरीके से हिटलर यहाँ पे आया था, क्या क्या कारण थे वो। Germany, the nation of iron. The nation that was destined to dominate 20th century Europe had lost the First World War alongside the Austrian Empire and Turkey and against the Allies. All joined the war enthusiastically, hoping to gain for a quick victory. Little did they realize that the war would drag on, eventually draining Europe of all its resources. Germany made initial gains by occupying France and Belgium. However, the Allies were strengthened by US entry in 1917. The Allies won the war, defeating Germany and the Central Powers. The Allies and Germany signed an armistice. बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर है आपका 54, द इयर्स ऑफ डिप्रेशन। द इयर्स बिटवीन 1924 एंड 1928 सॉ सम स्टेबिलिटी। 1924 और 1928 में क्या है, थोड़ी स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी मतलब थोड़ा सा स्टेबल हुई चीज़ें, यानी कि थोड़ी सी कंट्रोल में आई चीज़ें, ठीक है। येट दिस वाज बिल्ट ऑन स्टैंड। जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। अब जर्मनी के जो जितने भी इन्वेस्टमेंट थे या छोटे जो भी इंडस्ट्रियल रिकवरी थी वो किस बात पे डिपेंड थी, वो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म लोन्स लेते थे, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा अभी इनकी सिचुएशन में सुधार नहीं हुआ था, लोन लेके ही कुल मिला के इनकी जो है इकोनॉमी रन कर रही थी, ठीक है। दिस सपोर्ट वॉज विड्रॉन when the Wall Street Exchange crashed in 1920। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है, स्टॉक मार्केट है। जब वो गिर गई तो उसके बाद ये सपोर्ट भी इनके तरफ से चली गई, लेकिन इनको लोन मिलना भी फिर बंद हो गया और इनकी इंडस्ट्रीज और ज़्यादा जो है फॉल करने लगी। फेयरिंग अ फॉल इन प्राइजेस पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स। अब देखो शेयर्स में क्या होता है, जब लोगों को ये डर होता है कि शेयर्स की कीमतें गिरने वाली हैं, तो लोग क्या होते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत सुना है, ठीक है। तो क्या होता है, जिन भी लोगों के पास शेयर्स होते हैं, जब उनको लगता है कि कीमतें कम होने वाली है, तो वो क्या करते हैं, फटाफट अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं कि इससे पहले कि उनकी जो प्राइजेस है वो और ज़्यादा गिरे, वो अपने शेयर्स को सेल कर दें, ठीक है। तो इस डर से, किस डर से कि शेयर्स की कीमतें जो हैं वो गिरने वाली हैं, इस डर से उन्होंने क्या करा, जितने भी शेयर होल्डर्स थे अपने शेयर्स को सेल आउट करना शुरू कर दिया। ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। एक सिंगल डे पे 13 मिलियन जो है शेयर्स सेल कर दिए गए। मतलब लोगों में इतना डर था कि कीमतें फिर से गिर जाएंगी, तो हमें अपने अपने शेयर्स जो है बेच देने चाहिए। जो भी शेयर होल्डर्स थे उन सब ने अपने एक दिन में कितने शेयर्स बेच दिए, 13 मिलियन। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये किस चीज़ की शुरुआत थी, जो आर्थिक एक महामंदी आई थी उसकी शुरुआत थी, ठीक है। Over the next 3 years between 1929 and 1932, the national income of USA fell by half। USA की जो नेशनल इनकम थी वो आधी से भी कम रह गई थी। Factories shut down, exporters fell, farmers were badly hit and speculators withdraw their money from the market। Factories जो है बंद होने लगी, एक्सपोर्ट्स जो है वो गिरने लगे, ठीक है। एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहा था माल, क्योंकि जब बनेगा ही नहीं तो एक्सपोर्ट कहाँ से होगा, ठीक है। फार्मर्स वर बैडली हिट, जो किसान थे वो भी पूरी तरीके से इन सब चीज़ों से प्रभावित हुए थे। और एंड स्पेकुलेटर्स विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। जो भी सट्टे लगाने वाले लोग थे, स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं, जो सट्टेबाजी करते हैं, उन सब ने मार्केट से अपना पैसा निकाल लिया, क्योंकि उनको डर था कि उनका पैसा मार्केट में डूब जाएगा। क्योंकि आर्थिक महामंदी की ओर तब कब बढ़ते हैं हम, जब लोगों को ये भय होता है
कि प्राइसेस जो है अब लगातार कम होने वाले हैं। कम होने वाले होते हैं तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं फटाफट अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। शेयर्स को बेच देंगे तो उससे क्या होगा, शेयर की कीमतें और ज़्यादा गिरती चली जाएंगी, ठीक है। तो इससे ये सारी सिचुएशन किस ओर इशारा कर रही थी कि अब हम जो ये था कंट्रीज थी, ये सब जो है एक आर्थिक महामंदी की ओर बढ़ रही थी, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन। Over the next 3 years, between 1929 and 1932, the national income of USA fell by half. Factories shut down, exports fell, farmers were badly hit, and speculators withdraw their money from the market. The effects of this recession in the US economy were felt worldwide. अब US में जो ये रिसेशन आया था, रिसेशन समझते हो क्या होता है, मंदी, ठीक है। जो ये मंदी आई थी यूएस में, ये पूरे वर्ल्ड में फील करी गई, ठीक है। क्यों, कैसे फील की गई, क्योंकि जो लोग वहाँ यूएस के साथ व्यापार करते होंगे, ठीक है, या यूएस के से किसी भी तरीके के ट्रेडिंग डील्स होगी, तो उन सब के साथ भी तो ये चीज़ें हुई होगी ना। जब यूएस में महामंदी आएगी तो बाकी कंट्रीज जो उससे डील कर रही है वो भी अफेक्ट हुई, ठीक है। द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। अब जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा हिट कौन हुआ था, जर्मनी, ठीक है। By 1932, industrial production was reduced to 40% of the 1929 level, यानी कि 1932 में प्रोडक्शन लेवल 40% गिरकर उस लेवल पे पहुंच गया था जिस पे 1929 में था, ठीक है। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। वर्कर्स से उनकी जॉब चली गई और उनको कम वेतन, कम वेजेस जो है दिए जाने लगे। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन, यानी कि बेरोजगार लोगों की संख्या कहाँ तक पहुँच गई, 6 मिलियन, ठीक है। इतने सारे लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी यू कुड सी मैन विद प्ले कार्ड्स अराउंड देयर नेक्स सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क। मतलब लोग जो है गली में तख्ते लटकाकर घूमते थे कि विलिंग टू डू एनी वर्क, कि हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। इतनी ज़्यादा जो है बेरोजगारी लोगों में थी, ठीक है, कि वो लोग कहते थे कि हमें कोई भी काम दे दो, वी आर विलिंग टू वर्क एनी वर्क। वो तख्ती लगा के घूमते थे गले में जिस पे लिखा होता था वी आर विलिंग टू डू एनी वर्क, यानी कि हम कोई भी काम करने में इच्छुक हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयड यूथ्स प्लेड कार्ड्स और सिंपली सेट एट स्ट्रीट कॉर्नर। जो अनएम्प्लॉयड यूथ यानी कि जो नौजवान लोग होते थे अनएम्प्लॉयड, वो लोग क्या करते थे, ताश खेलते थे या फिर गलियों में खाली बैठे रहते थे। और डेस्परेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, या फिर बहुत ही डेस्परेटली जो लोकल उनके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं ना, जो नौकरियों पे लगवाते हैं, वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते थे कि कहीं से उनको कोई नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। एज जॉब्स डिसअपियर्ड द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टोटल डेस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस। अब देखो क्या होता है, जब लोग बेरोजगार होते हैं तो क्या होता है, अपराध बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा था, जब यूथ बेरोजगार होने लगा तो क्या हुआ, क्रिमिनल चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा बढ़ने लगी। लोग जो है, लोगों को जब रोजगार नहीं मिला तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगे जो कि क्रिमिनल थी। तो पूरी तरीके से इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो जो है बर्बाद होने लगी थी कि लोगों के पास काम नहीं था, लोग बेरोजगार थे, जो काम भी कर रहे थे उनको बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। और ऐसी हालत हो गई थी कि लोग कहते थे कि हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिलता था। यूथ था या तो ताश खेल रही थी या गलियों के किनारों पे बैठी रहती थी, या फिर जो इनके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते थे वहाँ पे चक्कर लगाती रहती थी, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्राइम्स यहाँ पे बढ़ने लगे, ठीक है। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटीज एंड फियर्स इन पीपल। अब जो इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक मंदी आई थी, इसने लोगों में बहुत ज़्यादा एंजाइटी बढ़ा दी, यानी कि घबराहट बढ़ा दी, लोगों का डर बढ़ा दिया। द मिडिल क्लासेस स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स सॉ देयर सेविंग्स डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। जब करेंसी की वैल्यू कम होती है, देखी थी ना हमने किस तरीके से करेंसी की वैल्यू कम हो रही थी, तो सबसे ज़्यादा परेशान कौन हो रहे थे यहाँ पे, जो सैलरीड पीपल थे, जिनको सैलरी मिलती थी और जिनकी पेंशन आती थी, क्योंकि उनको अब लगने लगा था कि अब हमारी सेविंग्स जो है बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाएंगी और हमारे पास फिर कोई और जो है साधन नहीं बचेगा, क्योंकि पैसे की वैल्यू जो है, करेंसी की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। करेंसी की वैल्यू गिरती जाएगी तो मतलब एक्सचेंज में उनको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे ना। Small businessmen, the self-employed and retailers suffered as their business got ruined। अब देखो जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं, कौन, जैसे डॉक्टर्स हो गए, आपके लॉयर्स हो गए, ठीक है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे। और जो रिटेलर्स थे यानी कि छोटे दुकानदार थे, ये सब लोग भी जो है बिल्कुल पूरी तरीके से इनके बिजनेसेस जो है वो बर्बाद हो चुके थे।
These sections of society were filled with the fear of proletarialization and anxiety of being reduced to ranks of the working class. क्या होता है, एक ऐसा खतरा इन लोगों के मन में बैठ गया था, एक ऐसा डर बैठ गया था कि इनके जो रैंक है जॉब में वो अब घटा दिए जाएंगे, इनकी प्रमोशन की बजाय इनका डिमोशन हो जाएगा, ठीक है। और वर्स स्टिल दे अनएम्प्लॉयड, या फिर उनको लगता था कि वो जल्दी ही बेरोजगार होने वाले हैं। तो इस तरीके के लोगों के मन में बहुत ज़्यादा एंजाइटी और फियर वाला जो माहौल था वो बनता जा रहा था सोसाइटी में। ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर, बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकन देयर बार्गेनिंग पावर। जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कौन होते हैं, जो सरकारी नौकरियों पे हैं, जिनका परमानेंट जॉब है, सिर्फ वही लोग थे जो कि जिनका सिर जो है पानी के स्तर से थोड़ा सा ऊपर था, मतलब कि जो खतरे के लेवल से थोड़े से बाहर थे, लेकिन फिर भी जो उनकी बार्गेनिंग पावर थी वो कम होती जा रही थी। मतलब उनकी जो सैलरी वो पहले मांगते थे वो उतनी नहीं मांग पाते थे, उनको सैलरी कम मिलती थी। बस ये था कि एक स्टेबल नौकरी वो लोग कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि एक पक्की नौकरी उनके पास थी। बिग बिजनेसेस वॉज अ क्राइसिस, बड़े बड़े बिजनेसेस भी जो है क्राइसिस में चले गए थे। द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वॉज अफेक्टेड बाय अ शार्प फॉल इन द एग्रीकल्चरल प्राइसेस। जो किसान थे वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। क्यों? क्योंकि उनके फसलों के जो दाम है पूरी तरीके से गिर चुके थे। एंड women unable to fill their children's stomachs were filled with a sense of deep despair। जो माएँ थी मतलब औरतें थी वो अपने बच्चों का पेट पूरी तरीके से भर भी नहीं पाती थी और बहुत ज़्यादा जो है उनके अंदर बेचैनी रहती थी। देखो जब लोग भूखे रहने लगेंगे, माँ को दिखेगा कि उसके बच्चे भूखे हैं, तो वो क्या होगा, ऐसे सोसाइटी में क्या होगा, कितनी ज़्यादा एंजाइटी होगी, कितना ज़्यादा फियर होगा। तो ये सारे लक्षण क्या दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी, ग्रेट डिप्रेशन की, ठीक है। पॉलिटिकली टू द वेमिनार रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल। अब पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो जो ये वेमिनार रिपब्लिक था ये भी बहुत ही फ्रेजाइल यानी कि नाजुक हो चुका था। द वेमिनार कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स। जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वेमिनार ने, इसके अपने ही कुछ कमियां थी। विच मेड इट अनसुटेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप, जो कि विच मेड इट अनसुटेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप, जो कि डिक्टेटरशिप क्या होती है, एक तानाशाही, उसको कमज़ोर, हाँ उसको कमज़ोर बनाने के लिए मतलब अनस्टेबल थी। हाँ, वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दिस मेड अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय एनी वन पार्टी a impossible task leading to a rule by coalitions। देखो क्या था, दिस मेड अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय एनी वन पार्टी इम्पॉसिबल टाइम। मतलब जैसे क्या होता है कि कंडीशन ऐसी हो गई थी कि कोई एक पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती थी। कोalition गवर्नमेंट देख सुनी आपने, जब छोटी छोटी पार्टीज बड़ी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाती है, कोई भी एक पार्टी को जब बहुमत नहीं मिलता है तो क्या होता है, कुछ पार्टीज मिलकर फिर सरकार बनाती है। तो यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि कोई भी पार्टी इस कंडीशन में नहीं थी कि वो अकेले अपने दम पे सरकार बना सके, तो कोalition गवर्नमेंट यहाँ पे बनने के चांसेस थे। कि कोalition क्या होता है, 2-3 पार्टीज मिलके फिर सरकार अपनी बनाती हैं, ठीक है। Another defect was Article 48 which gave the president the powers to impose emergency। दूसरा डिफेक्ट था आर्टिकल 48 था जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इनके प्रेसिडेंट को पावर देता था इमरजेंसी को लागू करने की, ठीक है। सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री, यानी कि सारे के सारी पावर जो है प्रेसिडेंट के पास चली जाएगी, वो जब मर्जी चाहे जो है उसके पास पावर है कि वो इमरजेंसी लागू कर सकता है, लोगों के जो सिविल राइट्स हैं उनको ख़त्म कर सकता है। Within its short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on an average 239 days and liberal use of Article 48, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने आर्टिकल 48 का यूज़ देखा अपने समय के दौरान, और 239 डेज तक जो है इनकी कैबिनेट चली। येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, लेकिन फिर भी इस जो क्राइसिस आया था, जो ये मंदी आई थी, इसको मैनेज नहीं किया जा सका। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, और इसी वजह से लोगों का जो विश्वास था वो इस तरीके की पार्लियामेंट्री सरकार से उठ गया था कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमारा भला नहीं कर सकती। विच सीम टू ऑफर नो सॉल्यूशन, जो उनको लगता था कि ये हमारा कोई सॉल्यूशन हमें ऑफर नहीं कर सकती है, ये हमारा जो भी देश के हालात बने हुए इसमें कोई सुधार नहीं कर सकती, ये पार्टी जो है एक फेलियर है। इसीलिए लोग जो है डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक अब हमारा कवर हो गया। अब यहाँ तक हम इकट्ठी डीजी करेंगे, जहाँ पे हमने देख लिया कि जो ईयर्स ऑफ डिप्रेशन है वहाँ तक की। ठीक है, एक साथ इसकी डीजी फिर से हम कवर